चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं ये देखना। जनरेट कैसे होंगे? कोई एक चार्ज होगा, इस चार्ज को कोई तो भी ऑसिलेट करा रहा होगा, ठीक है ना, कोई चार्ज का ऑसिलेटर होगा। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कैसे प्रोड्यूस होता है, हमें एग्जैक्टली जानना नहीं है, फील लेना है बस। ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं समझो। तो जो इसके चलते बी प्रोड्यूस होगा, इस क्यू के चलते, इसका फॉर्मूला ये ऐसा कुछ जानते हो क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर बाई आर क्यूब करके। ठीक है, ये तो जानते हो। अब सोचो अगर वेलोसिटी इसका जो जो भी इसको वेलोसिटी दे रहा है ऊपर से नीचे लाने में, है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि बगल में होते जा रहा है, ये यहीं पे ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऑसिलेट कराने वाला, इसको कोई मशीन जो है, अगर उसकी वेलोसिटी खुद ही साइन वाला है, साइन ओमेगा टी जैसा है, तो इसके चलते जो बी प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा रहेगा? साइन वाला। ठीक है ना। तो सिंपली किसी चार्ज को किसी मशीन से हार्मोनिकली ऑसिलेट करा करके, मतलब एस एच एम वाला ऑसिलेट करा करके, हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे बी, वो भी एस एच एम वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो प्रोपगेट होगा, समझ ही रहे हो तुम, ये जानते हो। क्यू की तीन कंडीशन हो सकती है, या तो रेस्ट में हो, ठीक है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, और या तो वो एक्सेलरेट हो रहा हो। तो ये दोनों जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, डू नॉट प्रोड्यूस ईएम वेव्स। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं? ये कौन से चैप्टर में पढ़े हैं इस बात को? और सिर्फ ये प्रोड्यूस करते हैं ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 में है ना, वो बोला कि मैक्सवेल सेड ओनली एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, रेस्ट डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई करा रहे हैं ना एक्सेलरेट, जब एसएचएम कर रहे हैं वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेट ही हो रहा है, तो प्रोड्यूस हो जाएगा बी। ठीक है, और वो भी एसएचएम वाला, और वो वहीं पे रुका थोड़ी रहेगा, एनर्जी रेडिएट हुई है ना, तो एनर्जी तो ट्रैवल होगी। ठीक है, और कैसे वाली ट्रैवल हो रही है? एसएचएम की तरह ऑसिलेट होने वाली एनर्जी ट्रैवल हो रही है। ठीक है, अब ये बस फील लेने के लिए, इसके बहुत पीएचडी में नहीं जाना है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा होता है, जो ध्यान देने वाली बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बात ध्यान दो, जहां पे मिल रहे हैं वहां पे साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी दूर पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तभी उसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है। इसका उसका क्या है सर? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये क्या डायरेक्शन, ये वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये वेव किधर जा रही है अगर कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे सर ये वेव इधर जा रही है, किस स्पीड से? अगर ये वैक्यूम है तो सी की स्पीड से। ठीक है, अगर वैक्यूम है तो, वरना वी की स्पीड से अगर कोई और मीडियम है तो, जो सी बाई एन कहलाएगा, है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो? ये राइट साइड की तरफ ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं ये। तुम समझते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहले तो हमने बी प्रोड्यूस कर दिया, समझ लो यहां से। ठीक है, और कैसा बी प्रोड्यूस किया? एसएचएम वाला, चेंजिंग बी। तो चेंजिंग बी यहाँ पे ई प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग वाला वो भी। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंजिंग बी चेंजिंग ई प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग ई चेंजिंग बी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में है मतलब जब एक का मैक्सिमा आ रहा है तो अब दूसरे का भी मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, सिमिलर टाइप का मैक्सिमा, सिमिलर टाइप की हरकतें। ये सब बातें ऑब्जर्व करने लायक थी जो मैंने बता दी। ठीक है, बढ़ते जा रही हैं इनमें। जो बी प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से कि हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिला होगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
जो प्लस डायरेक्शन में जाते हैं उनके लिए साइन अपोजिट रहता है, जानते हो, है ना। और यहाँ पे जो ई प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ई नॉट कुछ ऐसा होगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना वरना गड़बड़ कर बैठोगे। देखो, बी जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, ई जो होगा इस फॉर्म में होगा, दोनों के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी सेम रहेगा, मतलब सिमिलर फेजेस हैं इनके। ठीक है ना। इस एक्स एक्सिस में सेम सेम टाइप की उनकी सिमिलर टाइप की डिस्प्लेसमेंट रहेगी, है ना। हो सकता है बी नॉट 10 हो, ई नॉट 20 हो, बट जब ये मैक्सिमम है तभी ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान देना है। और तुम्हें क्या ध्यान देना है इसमें, अगर मैंने यहाँ पे जो बना रखा है उनका नाम ऐसे रखता कि इसका नाम आई रखता है, इसका नाम जे रखता और इसका नाम अगर के रखता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो जेई में पूछा जाता है, सुनना ध्यान से। ये किधर ऑसिलेट हो रहा है, कोई बता सकता है। बी वाला ऑसिलेट हो रहा है के कैप में। ठीक है, ई वाला किधर ऑसिलेट हो रहा है, जे कैप में। ट्रैवल किधर कर रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझना है। ये बाहर वाले के कैप का क्या मतलब है, जिधर बी ऑसिलेट हो रहा है। ये बाहर वाले जे का मतलब क्या है, जिधर ई ऑसिलेट हो रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, मतलब लिटरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, फील्ड ऑसिलेट हो रही है, बाकी कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है ना। ईएम वेव्स डू नॉट कैरी पार्टिकल्स, जानते हो क्या कैरी करते हैं ये लोग, कैरी करते हैं ये लोग एनर्जी को एनर्जी। एंड मोमेंटम को। ठीक है, मोमेंटम को भी कैरी करते हैं, एनर्जी को भी कैरी करते हैं। सर एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, और बस ये है, बट दिस इज जस्ट वन पिक्चर। अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, हमारा बी किधर जा रहा है, एक्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो मैंने के लिखा है वो यहाँ पे भी लिख सकता था मैं, वो साइन के लिए नहीं लिखा हुआ है, वो बस ये बता रहा है कि वो बी किधर ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है ना, बी किधर जा रहा है नहीं, वेयर द बी इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स बाय ऑसिलेटिंग इन द के डायरेक्शन। चलो समझ गए होगे। एक बात याद रखना कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम आई जे के बनाए, अभी हमारा बी किधर की तरफ ट्रैवल हो रहा है और ई किधर की तरफ ट्रैवल हो रहा है, आई कैप की ट्रैवलिंग इज अलॉन्ग आई कैप, है ना। डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग आई कैप बट देयर इमीडिएट ऑसिलेशन इज अलॉन्ग के कैप। ऐसे ही लोगों को तो ट्रांसवर्स बोलते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है किसी थर्ड कोई दूसरे एग्जाम्पल में कि हमारा बी ही किसी रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, मतलब सॉरी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किसी रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो। समझ रहे हो। तो इसका जो सबसे जनरल फॉर्म होता है ना बी का, वो ऐसा रहता है बी नॉट के डॉट आर बार। आगे जाकर के हम लोग हायर क्लासेस में देखते हैं तो के बार डॉट आर बार प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जिधर भी जा रहा हो, किधर भी जा रहा हो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन हो रहा होगा। ठीक है, के भी एक वेक्टर रहता है, हम लोग आगे जाकर के देखते हैं। ठीक, तो ये जो आर रहता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, किसी भी डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन में भी जा सकता है, या फिर वो जिधर भी जा रहा है उस समय पे तुम उस डायरेक्शन को एक्स कैप बोल सकते हो, सॉरी एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट लेने के चलते ही के एक्स बनता है। अभी के अलॉन्ग वाई तो बना ही नहीं क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई हमारा ट्रैवल नहीं था। ठीक है, मतलब तुम अगर ऐसे देखो तो परेशान मत हो जाना यार, ये भी फॉर्म दिख सकता है कहीं ना कहीं पे तुम्हें। आजकल जेई मेंस पागल हो गया, कुछ भी पूछता है तो ये फॉर्म पूछता है। इस फॉर्म का ये मतलब है कि कोई आर डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, और जिधर ट्रैवल कर रहे होंगे चाहे जो भी डायरेक्शन हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बी होगा, या तो उस परपेंडिकुलर में या तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इनफ बता दिया मैंने, इतना ही समझना है, इसके अलावा तुम खुद रीड कर लेना। देखो, ये बात को विदाउट एनी प्रूफ तुम्हें याद रखना है। मगअप
क्योंकि ये बीएससी में इसका प्रूफ रहता है कि जो सी होता है वो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, वैक्यूम में। इसको हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जानते होगे तुम। और अगर उसी की किसी और मीडियम में बताना है, किसी और मीडियम में, तो उसको म्यू इंटू एप्सिलॉन बोलोगे। ठीक है, याद करना, ये रटने वाली बात है, इसका प्रूफ नहीं जानना है। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये म्यू इंटू ई जो है ना, वो पक्का उस मीडियम का म्यू, उस मीडियम का ई है, तो उसको म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई आर लिख सकते हैं। समझ रहे हो? बट भाई इसमें तो दो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, एक म्यू आर एप्सिलॉन आर भी रखा हुआ है, और एक म्यू नॉट ई नॉट भी रखा हुआ है। तो 1/म्यू नॉट ई नॉट को ही तो सी बोलते हैं ना, तो सी अपॉन म्यू नॉट ई आर है। तो यार ये तो ऐसा कुछ लग रहा है कि सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा लग रहा है। तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही किसी मीडियम का उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। ठीक है, अब ये वो वाला म्यू नहीं है यार, परेशान मत हो जाओ प्लीज। ये कौन सा वाला म्यू है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। ठीक है, तो मैं इसको एन लिख देता हूँ। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर उसके मीडियम के प्रॉपर्टी से जानना है, तो वो एक्चुअली में ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, खींच लो स्क्रीनशॉट, भगाने वाला हूँ ये। ये अब सीबीएसई में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे। देखो, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फॉर्मूला निकालेंगे अब, एक देखना। हमने अभी अभी बोला ना कि कैरी कर रहा है ये करके। कैरी क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी कैरी कर रहा है। Come on यार। तो आवाज आ रही है ना तुम लोग को? हाँ सर, आ रही है। इसको यू और इसको स्मॉल यू से डिनोट करेंगे अगेन। ठीक है, यू और स्मॉल यू। तो भाई जो यू होता है, अगर तुम्हें याद हो, स्मॉल यू, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना, वॉल्यूम। इतनी एनर्जी रहती है इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी एनर्जी रहती है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? इस जगह पे जो, इस छोटे से जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो अलग है जितना इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हर जगह पे एनर्जी की डेंसिटी हर जगह वेरी हो रही है। और अगर तुम जानना चाहते हो कैसे वेरी हो रही है, तो ऐसे वेरी हो रही है वो। ठीक है ना? ऐसे करके तो ये वेरी हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह एनर्जी डेंसिटी वेरी हो रही है, तो हम लोग आरएमएस एनर्जी डेंसिटी बताने की कोशिश करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टेंट्स है। तो रूट मीन स्क्वायर जब इधर एवरेज निकालना चाहे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का एवरेज निकाले हम लोग। कोई बता सकता है इसका एवरेज कितना होता है साइन स्क्वायर का? ये एवरेज होता है किसी भी एफ का। ठीक है, और अगर एफ स्क्वायर का एवरेज बताना हो, तो एफ स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। है ना, ये किए हुए हैं पिछले साल चैप्टर में। मतलब तुम समझ रहे हो तुम्हें क्या करना है करके। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो तुम्हें साइन स्क्वायर का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। भूल गए हो क्या? कितना होगा? 1/2 होगा, जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो पूछो।
ये कौन सी वाली एवरेज है? आरएमएस वाली एवरेज। एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना यहाँ पे क्या हुआ है करके? साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करना होगा? 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन नीचे में t आएगा ही, इसको इंटीग्रेट करना है, अभी कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 t आ जाएगा, है ना। और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, जानते हो कि नहीं? cos 2 ओमेगा t का फुल इंटीग्रेशन 0 से 1 टाइम पीरियड पे एक कंप्लीट में इंटीग्रेशन जब करो तो 0 आ जाता है ना, क्योंकि cos का ग्राफ का फुल टाइम लेंथ में इंटीग्रेट कर रहे हो तुम। यस। ठीक है, तो 0 आ जाएगा अगर फुल टाइम लेंथ में करोगे तो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में 0 तो वो वाला पार्ट हट गया, t/dt कट गया, तो 1/2 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना कोई नहीं कराता यार, इतना तो कर लेना। इन एनी केस वी हैव टू मग इट अप कि इसकी आरएमएस वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर की, है ना, वो हाफ होती है। मग इट अप, साइन की नहीं बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर की एवरेज, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। ठीक है, चलो। इसी चैप्टर में इसकी इतनी फील आ जाएगी कि तुम्हें बच्चा लगेगा ये वाला क्वेश्चन। एक बार प्लीज सम अप कर दो ना इसको क्या? फिर से। देखो, हमें यहाँ पे क्या जानना है? हमें ये जानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल हो रहा है उसमें एनर्जी तो ट्रैवल हो रही है, तो उसमें ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी ट्रैवल हो रही है, ये जानना चाहते हैं हम। ठीक है, मतलब अगर छोटे से वॉल्यूम में देखें 1 मीटर क्यूब के, तो कितनी एवरेज एनर्जी होगी जूल्स में। तो मैं बोलूँगा कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। मतलब हर जगह पे जो एनर्जी की डेंसिटी वो अलग अलग है। यहाँ पे बहुत डेंसिटी एनर्जी की, यहाँ पे कम डेंसिटी एनर्जी की, तो हम लोग एवरेज वैल्यू को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एवरेज निकाले। बट सिंपल वाला एवरेज नहीं निकाले, सिंपल वाला एवरेज तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 नहीं आएगा, सिंपल वाला नहीं, आरएमएस वाला एवरेज निकाले, बिकॉज आरएमएस इज मोर रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, बस इसलिए आरएमएस निकाले, समझो। तो जब निकाले एवरेज, ठीक है, आरएमएस एवरेज, तो और क्या, इसका आरएमएस निकालना चाहे जो वेरिंग क्वांटिटी है, वेरिंग क्वांटिटी का आरएमएस निकाले तो जो फिक्स्ड चीजें बाहर आ गई, मतलब हम इसका वैल्यू निकालना चाहे, इसकी जो वैल्यू 1/2 आती है, तो ये इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरी कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो ये कैरी करके लेकर के जा रही है, जहां पे भी जा रही हो ये, वो सुनते जाना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर लिखूंगा। बट बी कैसे ट्रेवल कर रहा है? बी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये केक्स भी होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। ठीक है, तो बी भी ऐसे ही ट्रैवल कर रही है, बी नॉट वगैरह लिखेंगे यहाँ पे, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये बी नॉट बदल जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट रहेगा। तो एग्जैक्टली इसका भी सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड में इतना आएगा। खुद देख पा रहे हो यार यहाँ पे हर चीज को ना, अगर नहीं देख पा रहे हो तो पूछना। क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे ई नॉट से रिलेट कर दिया अब हम इसको, है ना, और एवरेज बता रहे हैं अब, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता रहे किसी जगह की, एवरेज वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आया और ये इतना आया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना कैरी हो रहा है? बिकॉज एनर्जी तो दोनों में स्टोर्ड है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर्ड है। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो कितनी हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इंटरेस्टिंगली ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इंटरेस्टिंगली ये दोनों बराबर आ जाते हैं, क्योंकि वी नो, अगर नहीं जानते तो इसको भी याद रखना है विदाउट एनी प्रूफ, E इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है ना,
ये होता है E इक्वल टू बी सी होता है मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं इसको हाफ लेफ्ट साइड को अगर एज इट इज रहने दूं और राइट साइड में मैं अगर बी नॉट को, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बी नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर म्यू नॉट। और सी स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन उसका स्क्वायर है ना, म्यू नॉट सी नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के रूट का स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये कट गया और फिर से ये फिर क्या आ गया, तो दोनों को जब ऐड किए तो वो आ गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। या तो ऐसे बोल सकते थे, या तो तुम ऐसा बोल सकते थे कि 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट आ गया करके। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। द अमाउंट ऑफ एवरेज एनर्जी stored in magnetic field is equal to amount of average energy stored in magnetic energy, electric energy is equal to magnetic energy average amount। तो यस बोलना, समझ रहे हो? the amount of total energy density carried by electromagnetic wave is equal to double the amount of average electric energy carried। तो हाँ सही बात है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी में नेचर ने बराबर बराबर एनर्जी भर रखी है, ठीक है ना। तो किसी का भी डबल ले लो तो टोटल एनर्जी दे देगा, ठीक है। इस चीज को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, देख करके परेशान मत होना। इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर है करके, और बी आर एम एस ई नॉट आर एम एस, या फिर बी नॉट आर एम एस का स्क्वायर है करके, ठीक है। भाई तुम जानते हो क्या, कोई भी चीज का कोई भी चीज का आरएमएस निकालो तो वो उसके पीक वैल्यू का 1/√2 होता है, जानते हैं क्या पिछले साल के बातों से? कोई भी चीज का आरएमएस उसके पीक वैल्यू का 1/√2 रहता है। तो यहाँ पे 1/2 था उसको 1/√2 इंटू 1/√2 करके अंदर में घुसा दिए, ठीक है। इसको नहीं जानते हो तो बताओ मेरे को। जानते हैं सर। हाँ जानते हो तो ठीक है फिर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुम्हें ये याद रखना है कि टोटल एवरेज एनर्जी स्टोरीज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी स्टोर्ड है, क्योंकि इसका आधा इलेक्ट्रिक है और आधा मैग्नेटिक है, ठीक है। परसेप्शन नहीं आया क्या, क्या पढ़े इस चीज में करके? कोई एक वेव जा रही है ना, उस वेव में क्या क्या कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, क्या दोनों बराबर हैं? हाँ दोनों बराबर हैं। इलेक्ट्रिक वाले कंपोनेंट में कितनी एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है, इतनी एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है। ये सर जूल पर यूनिट, जूल पर मीटर क्यूब निकल करके आएगा क्या इसका यूनिट? हाँ जूल पर मीटर क्यूब ही तो निकलेगा ये, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना तो जूल पर मीटर क्यूब ही निकलेगा। एवरेज एनर्जी बोल रहे हैं ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी तो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ मिसलेनियस बातें। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी बोलते हैं, जानते हो क्या? ठीक है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे ई से इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज हो रहे होगे,
एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, मान लो एक एक वॉल है, एक वॉल है। तुम्हें आवाज आ रही है? बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क एरर दिखा रहा है। सर आप कुछ लिख रहे हो तो फिर से बोलो। कुछ लिख रहे हो क्या सर आप? यहाँ पे इतना जो लिखा हुआ है यही तो है, वॉल वगैरह लिखा है मैंने। कुछ भी नहीं लिखा है इधर। अब लिखा है क्या? अब लिखा है क्या? आ गया ना? चलो देखो, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना कि अगली बार ये यहाँ क्या क्या हर चैप्टर में लगभग यूज होगा ये टर्म, तो प्लीज याद रख लो। एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मान लो एक दीवार है और इस पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर के टकराने वाले हैं। तो दीवार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर करेंगे, कुछ मोमेंटम भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कुछ एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगे, कुछ मोमेंटम भी ट्रांसफर करेंगे। तो कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? हाउ मच इज द इंटेंसिटी, हाउ मच इज इट फॉलिंग, कितनी एनर्जी गिर रही है उस पे, कितने जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर गिर रहा है इस पे। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस दीवार में टी सेकंड में हर वो वेव टकराने वाली है जो अभी इससे कितनी दूरी पे होगी। मान लो एक इतने बड़े एरिया में आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, मतलब इतने बड़े सिलेंड्रिकल एक एरिया में आ रही है। ठीक है, हम लोग इतने बड़े एरिया में ही देखना चाह रहे हैं, ये जो एरिया ऑफ द वॉल है, कि इस ए एरिया में कितने सारे लोग आ रहे हैं करके। ठीक है ना, इन ए एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे हर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराने वाला है जो यहाँ से सीटी दूरी पे है। देखो जो सीटी दूरी तक है ना, हाँ वीटी बोल लो सिटी बोल लो एक ही बात है, जो सीटी दूरी तक है इसके पीछे में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट वो लोग नहीं टकरा सकते क्योंकि ये वाले को तो टी सेकंड से ज्यादा लग जाने वाला है वहां तक पहुंचने में, है ना। तो बस ये पहुंच पाएगा टी सेकंड में, इतने सारे लोग जो सिलेंडर के अंदर भरे पड़े हैं। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी जो है वो कुल मिला के कि सिलेंडर में जितने लोग भरे हुए हैं वही वाले लोग ये ए एरिया में टकराने वाले हैं, ए एरिया ऑफ द वॉल में। ठीक है ना, बस। और क्या? अम, रुको एक मिनट। तो हम लोग बोलते हैं कि चलो एक बार सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतने लेंथ वाले टकराने वाले हैं, मतलब अगर सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी टी जो है वो एक लेंथ बन जाती है। और ये ऐसा बन गया क्या, ये वॉल्यूम बन गया ना। तो इतने वाली जो एनर्जी है वो इसको रिसीव होने वाली थी। तो इतनी मैथमेटिकली देखें तो एनर्जी डेंसिटी है, तो ये वाली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी उसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम रिसीव होने वाली है। और इसका तो हम लोग अभी जानते हैं कि ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, या तो इसी चीज को 1/2, अच्छा सी भी मल्टीप्लाइड है तो सी लिख देंगे, 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी है करके। ठीक है, तो आई इक्वल टू यू सी होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है बहुत अच्छे से। आई इक्वल टू यू सी होता है,
E इक्वल टू बी सी होता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, एक और आएगा अभी, U इक्वल टू पी सी होता है करके, कैपिटल U, पी सी होता है। ये क्या चीज़ है? P क्या है? मोमेंटम है। अभी बताता हूँ क्या चीज़ है, तो ये तीन याद रखना है, यू सी पी सी बी सी, ठीक है। ये कैसे आ रहा है ये बताता हूँ, देखो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक मिनट और लगेगा, डोंट वरी। रुकना ना। आज थर्सडे है ना, और 10th की क्लास तो नहीं है। अंश 10 मिनट बाद आना है ना, 10 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं क्लास तुम्हारी। देखो यार, मोमेंटम को हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? मोमेंटम को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, सॉरी, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? एम वी लिखते हैं ना, ये जानते हो तुम। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मास होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मास होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मास तो नहीं होता है, दे आर मासलेस। सिर्फ वो फील्ड है, एनर्जी है बस वहां पे, ठीक है ना। तो उनके लिए एमवी नहीं लिखते। ये किनके लिए लिखते हैं? ये फॉर पार्टिकल्स ओनली लिखते हैं, ऐसा है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। जो ईएम वेव्स रहते हैं ना, ईएम वेव्स, उनके लिए जो पी होता है वो यू बाई सी से डिनोट होता है, ठीक है। ये याद रखना अपन को, ठीक है। ये हम लोग को आगे जाकर के और भी क्लियर होगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जब चालू करेंगे, ठीक है। तो फॉर वेव्स, कोई भी वेव्स के लिए, ईएम वेव्स के लिए मान लो स्पेसिफिकली, ये इक्वल ऐसे होता है। ये कहाँ से आता है बेसिकली? ये आता है, कभी इस इक्वेशन का नाम सुना है? क्या नाम है उस इक्वेशन का? ये इक्वेशन कभी सुना है क्या? जो एनर्जी है, यू, यू से डिनोट करो चाहे ई से डिनोट करो, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर करके, एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे जेई में नहीं होता, ठीक है, नॉट इन जेई, बट यहाँ से ये चीज़ लिए रहते हैं हम लोग। जस्ट एक मिनट में नाम बताता हूँ क्वेश्चन को। देखो, जो हम लोग ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ते हैं ना, उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है, समझ लो। डिराक डेल्टा एनर्जी है, ठीक है ना, याद आ गया नाम मेरे को, डिराक डेल्टा एनर्जी वगैरह बोलते हैं, समझ लो, हमें इतना डीप में नहीं जाना है। बट कोई भी चीज़, जैसे कि तुम ट्रैवल कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो तुम्हारी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो तुम्हारे एम नॉट सी स्क्वायर जितनी तो रहेगी तुम्हारे पास, इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनर्जी है ना, तुम्हें जला दिया जाए अगर, ठीक है, तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर है अभी। और तुम्हारी मोमेंटम के चलते भी कुछ तुम्हारी एनर्जी रहेगी, तो किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी ये होती है। जिनमें मास नहीं होता उनके लिए उनकी टोटल एनर्जी
पी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट रह जाता है ना, जिनके लिए एम 0 रहता है। बस हो गया, पी सी इक्वल टू यू आ जाता है, तो यू इक्वल टू पी सी हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही था। इसका क्या यूज़ है वगैरह वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा यार। अरिंदम बोल रहा है सर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो वॉल मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि उतना इनफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बहुत इनफ हो जाए तो हो जाएगा मूव। ठीक है, वैक्यूम में एक ट्रक के ऊपर में टॉर्च मारो तो ट्रक मूव करती है, पता है ना। वैक्यूम मतलब जहाँ पे ग्रेविटी वगैरह भी ना हो, टॉर्च मारो, टॉर्च मारने से ट्रक मूव कर जाता है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं यार। वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें एक शीट भेजा है, उसको पढ़ना।